कहानी 70 के दशक की है। तब संसारपुर में हाई स्कूल से ऊपर पढ़ाई हेतु कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए आगे पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों को बाहर जाकर ही पढ़ाई करना पड़ता था। वैसे उन दिनों मैट्रिक पास बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी, क्योंकि लिपिक वर्गीय नौकरी हेतु मैट्रिक पास होना ही आवश्यक था। अतः ज्यादा बच्चे मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ते थे। राजेश यहाँ के सरपंच जी के परिवार कख बेटा या उसके दादाजी यहाँ के सरपंच थे। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे और राजेश उनके पास ही रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। इस वर्ष उसका फाइनल ईयर था। वो हर साल दादाजी के जन्मदिन पर एक सप्ताह की छुट्टी में यहाँ आता था। इस बार भी वो इसी सिलसिले में आया हुआ था और कल ही दादाजी का जन्मदिन मनाया गया था। हालांकि इस वर्ष संसारपुर में अधिक वर्षा से फसल को काफी नुकसान हुआ था, इसलिए दादाजी ने पहले तो जन्मदिन मनाने से ही इनकार कर दिया था, मगर बच्चों की जिद के आगे झुकते हुए उन्होंने सादे ढंग से उन्हें मनाने की इजाजत दे दी थी। बस बच्चों ने मिलकर केक काटा और सबने एक साथ बैठकर खाना खाया था। अगले दिन सुबह से राजेश के पास अभी 4 दिन और थे छुट्टियों के। उसने दादाजी से जीप मांगी और बोला वो थोड़ा दोस्तों के साथ सैर करके आ जाएगा। दादाजी ने इजाजत दे दी तो उसने जीप उठाई और उसे लेकर सीधा मंगल की चाय की दुकान जा पहुंचा। उसे जीप में आते देख दुकान पर खड़े उसके तीनों दोस्त, जिनका ये सुबह सुबह रोज मिलने का अंका था, वे चहक उठे। राजेमा ने भी दूर से ही हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उसने आते ही जीप किनारे खड़ी की और बोला, मंगल चाचा, जल्दी से सबको बढ़िया और कड़क चाय पिला दो, फिर हम सब एक साथ जीप में घूमने निकलेंगे। आज मैंने दादाजी से परमिशन ले ली है। ये सुनकर उसके तीनों दोस्त नंदलाल, गणपत और मुन्ना भी चहक उठे। सबने मिलकर चाय पी। मंगल ने भी उनके साथ ही चाय पी। जब राजेश ने उसे चाय के पैसे देने चाहे तो वो बोला, का हो बिटवा, इतने दिन मां आए हो, वह हमका एक चाय भी न पिलाऊब। अब ही रहन दिया, जब दोबारा पी हो तब सब उसूल कर लई। मंगल की बात सुनकर सभी एक साथ हंस पड़े। चाय पीकर वे जीप में बैठने लगे तो मुन्ना लपक कर ड्राइवर की सीट पर बैठकर बोला, आज तो जीप हम चलाएंगे, हमने ड्राइविंग सीख ली है और आजकल बब्बू चाचा की लोड गाड़ी चलाते हैं। सुनकर राजेश बोला, ठीक है भाई, मगर जरा संभाल कर चलाना, दादाजी की बड़ी प्रिय गाड़ी है। मुत्रा बोता, ठीक है भाई, मैं संभल कर चलाऊंगा। मुन्ना के बाजू में नंदलाल बैठा और पीछे राजेश और गणपत बैठ गए। मुन्ना ने गाड़ी आगे बढ़ाई और वे कस्बे कग सीमा पर पहुंच गए। मुन्ना बोला, अब कहां चलना है? तो राजेश बोला, थार, यहां से थोड़ी दूर बाईं तरफ तो सोना नदी है ना, चलो वहीं चलते हैं। सब राजी हो गए। वे नदी किनारे पहुंचे। बरसाती नदियों थी, सो गज समय बहुत उथली से और पतली धारा के रूप में ही बह रही थीं। वे लोग उतरकर नदी के पास पहुंचे। राजेश ने चलते समय दुकान से कुछ नाश्ता खरीद लिया था। उन्होंने वहीं पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता किया और फिर पानी पीने नदी पर गए। उन दिनों बोतल बंद पानी चलन में नहीं था। लोग निश्चिंत होकर नदी कुएं का पानी पी लेते थे। पानी पीते हुए राजेश की नजर नदी के उस पार दिख रहे किले पर पड़ी। वो एकदम से बोल पड़ा, ये तो आमगाम वाला किला है ना? सुनकर बाकी दोस्त बोते, हाँ भाई। राजेश को याद आया, वे लोग स्कूल के दिनों में एक बार वहां पिकनिक को गए थे। उसने कहा, याद है, हम लोग वहां पिकनिक को गए थे और बहुत मजा आया था। हमने तो ये भी सुना था कि उस किले को चांदनी रात में देखने पर वो और भी खूबसूरत लगता है। ये सुनकर सबको पिकनिक की बात याद आ गई। तभी राजेश बोला, अरे यार, कल ही तो पूर्णिमा है। दादाजी बता रहे थे कि कल राम मंदिर में कथा का आयोजन हुआ है। राजेश बोला, क्यों ना हम लोग कल रात इस किले को देखने चलें? तीनों ने एक साथ हामी भरी और बोले, हम अपने साथ रात जका खानाते चलते हैं, वहीं खाएंगे तो पिकनिक का मजा आ जाएगा। सब ने सहमति में सर हिताया। थोड़ी देर वहां रुककर वे लोग वापस चल दिए। इस बार जीप राजेश ही चला रहा था। लौटकर वे फिर मंगल की दुकान आए और चाय पी। उसके बाद सभी अगले दिन शाम को यहीं मिलने का तय करके वे अलग हुए। राजेश घर आया और दादाजी को बता दिया कि वो लौट आया है। दोपहर का खाना खाते हुए राजेश ने दादाजी को बताया कि वो कल अपने दोस्तों के साथ आमगांव का किला घूमने जा रहा है। सुनकर दादाजी बोले, बेटा, आमगांव का किला चांदनी रात में बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसा तो मैंने भी सुना है।
हालांकि मुझे वहां कभी जाने का मौका नहीं मिला, मगर वहां जाते वक्त रास्ते में जो रास्ता दाईं ओर जाता है उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। राजेश उत्सुकता से बोला, क्यों दादाजी, वहां क्या है? तो दादाजी बोले, बेटा मैंने सुना है उस रास्ते में भी एक किला है जो हूबहू आम गांव के किले जैसा दिखाई देता है, मगर वो वास्तव में भूत गढ़ी है। ये सुनकर राजेश रोमांचित हो उठा, उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी उस किले को भूतगढ़ी क्यों कहते हैं? दादाजी ने राजेश को भूतगढ़ी का किस्सा बताना शुरू किया। ये मुगलों के जमाने की बात है। उन दिनों संसारपुर एक बड़ी रियासत हुआ करती थी और यहां पर राजा ब्रह्मदत्त जी का राज्य था। वे बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक महाराज थे और प्रजा भी उनके एक इशारे पर जान न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। ये पूरा इलाका खनिज संपदा से भरपूर था और इसीलिए संसारपुर रियासत एक संपन्न रियासत थी। तत्कालीन मुगल सम्राट तक भी इस रियासत की समृद्धि के किस्से पहुंचे, तो साम्राज्य विस्तार के दौरान उन्होंने इस रियासत को भी अपने साम्राज्य में मिलाने की तैयारी कर ली। इधर अपने गुप्तवरों से महाराज ब्रह्मदत्त को भी मुगल सेना द्वारा संभावित आक्रमण की सूचना मिल रही थी। अभी मुगल सेना तो बहुत दूर थी, मगर राजा ने अपनी प्रजा में संभावित आक्रमण से मुकाबला करने हेतु सैन्य शक्ति बढ़ाने का आह्वान कर दिया था। महाराज की मुनादी सुनकर जत्थे के जत्थे युवा, अधेड़, यहाँ तक कि बूढ़े भी सेना में भर्ती होने आने लगे थे। महाराज स्वयं प्रतिदिन भर्ती स्थल पर उपस्थित रहते और अधिकांश प्रत्याशी से व्यक्तिगत संवाद करते थे, जिससे सभी का उत्साह दुगना हो जाता था। मुगल सेना क्रमशः अग्रसर हो रही थी। इधर महाराज और प्रजा दोनों ही चिंतित हो रहे थे। महारानी भी इन बातों से अत्यंत विचलित थीं, मगर वे तो कुछ कर भी नहीं सकती थीं। हालांकि वे एक साहसी महिला थीं और युद्ध कला में प्रशिक्षित भी थीं। उनके पास अपनी महिला सुरक्षा टुकड़ी भी थी, जिसमें हरदम 10 महिलाएं महारानी की सुरक्षा हेतु तैनात रहती थीं। उन्होंने महिला टुकड़ी के विस्तार की योजना बनाई और महाराज से अनुमति चाही, तो थोड़े विचार विमर्श के बाद उन्होंने हामी भर दी। बस महारानी के आह्वान पर महिलाओं की टुकड़ी भी तैयार होने लगी। ऐसा लगता था सारे संसारपुर को युद्ध का खुमार चढ़ गया हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन महाराज और महारानी एक साथ बैठकर इस मामले पर और आसन्न युद्ध की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। तभी महाराज बोल पड़े, रानी, हम भले ही प्रजा को उत्साहित कर रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि मुगल सेनाओं के आगे हम ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। रानी ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनके पास ही रानी की खास दासी रानी जी के पैर दबा रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर वो बोली, महारानी जी, जान की अमान। पाऊं तो एक बात बोलूं? महारानी हंसकर बोली, तो अब राजकाज में तू भी अपनी राय देगी? वो बोली, महारानी जी, मेरी इतनी औकात कहां, मगर मैं एक बात बोले बगैर नहीं रह पा रही हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूं, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे मुझे बर्खास्त कर दीजिएगा। महारानी कुछ कहने जा रही थी कि महाराज बोल पड़े, निर्भय होकर बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरी धृष्टता माफ करें, मैं पहली बार आपके सम्मुख मुंह खोल रही हूँ। महाराज बोले, बोलो, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, महाराज, आगामी युद्ध में हमारी विजय को लेकर आप संशय में हैं। मैं अपने महाराज को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, इसलिए एक बात बोल रही हूँ। मेरे गांव में एक बहुत बूढ़ा मगर सिद्ध ओझा है, जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह को वश में कर सकता है। उसने एक बार हमारे गांव में एक करिश्मा कर दिखाया था। महाराज थोड़ी नाराजगी से बोले, देखो लड़की, तुम्हारी ये काल्पनिक कहानियां सुनने का वक्त हमारे पास नहीं है। हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तुम अभी यहाँ से चली जाओ, वरना हम गुस्से पर काबू नहीं रख सकेंगे। ये सुनकर वो बोल उठी, महाराज, मैं सच कह रही हूँ, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। उसने रानी से कहा, रानी जी, आप कृपया महाराज को एक बार मेरी पूरी चात सुन लेने को कहिए ना, शायद हमारे इस संकट के समय ये जानकारी काम आ सके। रानी ने महाराज से कहा कि आप एक बार इसकी पूरी बात तो सुन लें, पसंद ना आए तो इसका सर कलम करवा दीजिएगा। महाराज ने अनमने भाव से सहमति दी। तब उसने जो बताया उसे सुनकर महाराज और रानी दोनों की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने उससे पूछा, क्या ऐसा संभव है? तो उसने कहा, जी महाराज, मैंने चुपचाप अपनी माँ से उनकी जानकारी मंगवाई है।
वे हमारे राज्य की सेवा हेतु यहाँ आने को तैयार हैं। महाराज बोले, सुनो लड़की, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो तुम्हें सोने से मढ़ देंगे, और अगर गलत निकली तो बीच चौराहे पर तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। उसने सर झुकाकर कहा, स्वीकार है महाराज, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं उन्हें पहां बुलवा सकूं। महाराज बोले, ठीक है, बुलवाओ। वो चली गई। उसके जाने के बाद महाराज बोले, रानी तुम्हें क्या लगता है ऐसा संभव है? तो वे बोली, पता नहीं, मगर वो जान की बाजी लगाने को तैयार है, मतलब उसे विश्वास है कि वो कर सकेगा। महाराज बोले, तुम उन ओझा को ठहराने की और उन्हें जो कुछ लगेगा उसकी व्यवस्था करने हेतु हमारे मंत्री को सूचित कर दो। मैं सेना नायकों के साथ अपनी तैयारी की चर्चा करके आता हूँ। एक दिन बाद ओझा वहां आ गए और उनके ठहरने के लिए महल की अतिथिशाला में व्यवस्था की गई। उन्होंने रानी को खबर भेजी कि वे उनसे एकांत में बात करना चाहते हैं। रानी ने कहता दिया, शाम को मिल सकते हैं, तो वे बोले नहीं, दोपहर में जाना होगा, क्योंकि आज रात से काम शुरू होगा और उसके लिए कुछ सामग्री का प्रबंध आवश्यक है, इसलिए रानी को दोपहर में ही आना होगा। रानी दोपहर में उनसे मिलने गईं, तो उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की सूची दी और बोले, रानी जी, ये सामान मुझे शाम 5 बजे तक चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझसे कोई नहीं मिल सकेगा। और हाँ, मैं जहाँ काम करूँगा वहाँ से रात में कुछ आवाजें आएंगी, जिसमें हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने और मारपीट जैसी आवाजें भी रहेंगी, मगर सावधान कोई भी उधर न आए, वरना जान से हाथ धो सकता है। सब कुछ सुनकर रानी ने कहा, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा, मगर काम पूरा होगा इसकी क्या गारंटी है? सुनकर वो बोला, अगर सुबह में जीवित रहा तो समझे काम फतह होगा ही होगा, और यदि मैं असफल रहा तो सुबह मेरी तात उस कमरे से उठाकर उसका संस्कार करवा दीजिएगा। दादाजी बता रहे थे और राजेश मनोयोग से सुन रहा था। उन्होंने बताया कि ओझा के कहे अनुसार सारी सामग्री उसके पास पहुंचा दी गई और शाम से उस क्षेत्र में सभी का जाना वर्जित कर दिया गया। उस अतिथिशाला के चारों ओर सिपाही तैनात कर दिए गए। उन्हें सख्त हिदायत कि अंदर से कैसी भी आवाजें आएं, उन्हें ध्यानहीन देना है। महाराज ने अपनी सेना को तैयार होने का हुक्म दे दिया। ये देखकर ओझा बोला, महाराज आप निश्चित बैठिए, मुगल सेना कभी भी हमारी सीमा तक नहीं पहुंच पाएगी। सबने आश्चर्य से ओझा को देखा, मगर उसके मुंह पर आत्मविश्वास का तेज बिखरा हुआ था। वो दिन गुजरा और देखते देखते सप्ताह भी बीत गया, मगर मुगल सैनिक संसारपुर की सीमा तक नहीं पहुंच सके। अब महाराज और सेनापति को भी विश्वास होने लगा था कि ओझा के काम की वजह से ही मुगल सेना जंगलों में सिर्फ भटक ही रही थी। आश्चर्यजनक रूप से जहां तक कमल की पंखुड़ियां बिखरी गई थीं, वहां तक तो वो लोग पहुंच जाते थे, मगर उसके बाद पता नहीं क्यों वे भटक कर दूसरी ओर चले जाते थे। दिन सप्ताह और यहाँ तक कद महीने गुजर गए। मुगल सेना उच्च फूलों की बनाई गई सीमा को किसी प्रकार नहीं पार कर पक रही थी। आखिर 3 माह तक जंगलों में भटकने के बाद उनका रसद खत्म होने लगा और सेना का धैर्य भी जाता रहा। सिपाही अब परेशान होने लगे थे। ऐसी परिस्थिति में उनके सेनापति ने मुगल सेना को वापस ले जाने की तैयारी कर ली और अगले 15 दिनों में सारी सेना बेरंग वापस लौट गई। संसारपुर में उस रोज दिवाली मनाई गई और ओझा को विशेष सम्मान दिया गया। महारानी कंघ उस दासी को भी महाराज ने सोने से तौलकर उसके वजन के बराबर सोना उसे पुरस्कार देने की घोषणा की। उसने भरी सभा में पुरस्कार ग्रहण किया और तुरंत महाराज को प्रणाम कर, बोलद महाराज, मैंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया। अब मैं 10 सोने के राजकोष में दान करती हूँ। इससे आपका वचन भी पूरा हुआ और ये सोना हमारी रियासत की भलाई के काम भी आ सकेगा। मैं इतना सोना कहीं ले जाऊंगी। महाराज सहित पूरी सभा ने हर्ष ध्वनि से उसका अभिनंदन किया। उसके बाद महाराज ने ओझा से पूछा, अब आप बताएं हमें क्या करना होगा? ओझा, बोता महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जिन्होंने आपकी सहायता की है उनके प्रति कृतज्ञता दर्शनी के लिए आप एक शानदार घड़ी बनवा दीजिए। क्योंकि मैंने जब उनका आह्वान किया था तो उन्हें वचन दिया था कि वे अगर हमारी मदद करेंगे तो मैं महाराज से कड़कर उनके लिए एक शानदार घड़ी बनवा देने की प्रार्थना करूंगा। बस महाराज ने तुरंत घोषणा की कि संसारपुर के पहाड़ी टीले पर हमारे महत की टक्कर की घड़ी बनवाई जाएगी। बस उसी दिन राजपुरोहित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया गया और वो घड़ी बनवाई गई जिसके पास जाने का निषेध किया जाता है।
राजेश ने उत्सुकता से पूछा, मगर दादाजी ये तो बताइए कि ओझा ने किसका आह्वान किया था और उन्होंने किस प्रकार सहायता की थी। दादाजी ने दोनों हाथ कान पर रखकर क्षमा मांगने की मुद्रा में बताया कि ओझा ने महारानी को बताया था कि वो भूतों की एक प्रजाति जिन्हें छीत कहते हैं, उनकी मदद से मुगल सेना का संसारपुर की सीमा में प्रवेश रुकवा सकता है। उन छीतों की ये खूबी है कि वे सामने वाले को रास्ता भुला देते हैं और वो कभी भी उनके इलाके में नहीं आ सकता है। बस उसने उस रात मंत्रों के माध्यम से उनका आह्वान करके उनसे मदद मांगी थी और बदले में उन्हें 1 घड़ियों देने का वादा किया था। उन्होंने भी वचन के मुताबिक मुगल सेना को भटकाकर वापस भेज दिया था। राजेश ने पूछा, क्या आज भी वहां जाने वाले रास्ता भटक जाते हैं ती दादाजी? बोते, हाँ बेटा, इसीलिए वहां जाना वर्जित है। बस मैंने इसी कारण से तुम लोगों को वहां जाने से मना किया था। इस प्रकार राजेश की संसारपुर की भूतगढ़ी की कहानी का पत्ता चला।